इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन का, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। खबर देवरिया से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहद खराब थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय हर जिले में एक जिला एक माफिया का दौर चलता था और माफिया तत्वों का दबदबा बना रहता था। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि त्योहारों से पहले अक्सर अशांति का माहौल बन जाता था और गरीबों की जमीनों पर कब्जे की घटनाएं होती थी और सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को पहचान और पक्षपात के आधार पर नहीं मिल पाता था। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अब राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है और इसे लेकर सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपको सुनाते हैं। बहनों और भाइयों, क्या हाल थे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर जिले में एक माफिया, पर्व के पहले उपद्रव, गरीबों की जमीनों पर कब्जा, किसी भी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता था, चेहरा देख करके योजनाएं बांटी जाती थी। नौजवान को नौकरी नहीं, अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ नहीं, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। शाम को 6 बजने के पहले पहले बेटी को घर के अंदर छुपना पड़ता था और व्यापारी को अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करना होता था। उस अराजकतापूर्ण माहौल से उत्तर प्रदेश को निकालना आज वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। आपको बता दें, सभी प्रमुख पार्टियां अपने अपने स्तर पर रणनीति तैयार करने में जुटी हुई हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या आगामी चुनाव में वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे, तो उन्होंने इस पर संतुलित जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के पास गठबंधन चलाने का व्यापक अनुभव और सपा हमेशा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करती रही है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि गठबंधन की राजनीति में सभी सहयोगी दलों को इसका लाभ सुनिश्चित किया जाता है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब सियासी हलकों में एक बार फिर गठबंधन की संभावनाओं और भविष्य की रणनीतियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब रुक कर लेते अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, बकरीद को ध्यान में रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से देश भर के मुसलमानों के लिए 12 सूत्रीय एडवाइजरी जारी की गई है। ये एडवाइजरी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की ओर से जारी की गई है, जिसमें त्योहार को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कानून के दायरे में रहकर मनाने की अपील की गई है। आपको बता दें, एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि केवल कानूनी रूप से मान्य जानवरों को ही कुर्बानी दी जाए। साथ ही कुर्बानी से जुड़े फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करने की भी अपील की गई है। इसके अलावा कुर्बानी का हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना और साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने को भी कहा गया है। मौलाना ने यह भी अपील की है कि सड़क और गलियों में कुर्बानी न की जाए। ईद की नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जाए। साथ ही सड़कों पर नमाज पढ़ने से बचने की भी सलाह दी गई है। इस एडवाइजरी का उद्देश्य त्योहार को सौहार्द, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ मनाना बताया गया है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ ने ईद उल अजहा यानी बकरीद की 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी करते हुए मुसलमानों से अपील की है
कि हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अजहा के मौके पर जो साहिब हैसियत मुसलमान हैं उनको चाहिए कि कुर्बानी ज़रूर करें, क्योंकि कुर्बानी करना कोई रस्म रिवाज नहीं बल्कि मजहब इस्लाम में यह हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यह हर साहिब निसाब मर्द और औरत पर वाजिब है, लिहाजा अपने इस फरीज़े को ज़रूर अंजाम दें। और कुर्बानी ईद उल अजहा के मौके पर नमाज के बाद ज़िलहिज की 10, 11 और 12 जो कि इस साल 28, 29 और 30 मई 2026 को है, इसमें कुर्बानी से बेहतर कोई दूसरी इबादत नहीं है। और उसी के साथ साथ हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए। अब रुक कर लेते अगली खबर के। मथुरा से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां यमुना नदी में गिरते गंदे नालों के विरोध में एक युवक ने बेहद अलग अंदाज में प्रदर्शन किया। समाज सेवी और आरटीआई कार्यकर्ता दीपक शर्मा कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर नगर निगम कार्यालय पहुंच गए। जैसे ही लोगों ने उन्हें इस रूप में देखा, वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कॉकरोच बने युवक के नाचते गाते हुए नगर निगम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। उनका आरोप है कि यमुना में लगातार गंदे नालों का पानी गिर रहा है, जिससे नदी की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, लेकिन नगर निगम इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है। यह अनोखा प्रदर्शन नगर निगम कार्यालय में काफी देर तक चर्चा का विषय बना रहा। वहां मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। फिलहाल यह विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें, ये पूरा प्रदर्शन मथुरा में देखने को मिला। नगर निगम ऑफिस के बाहर एक युवक ने कॉकरोच बनकर ये अनोखा प्रदर्शन किया। यमुना में गंदे नालों के पानी गिरने के विरोध में ये प्रदर्शन जो है वो किया गया। कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर ये विरोध जताया गया। मैं दीपक शर्मा वृंदावन से आज कॉकरोच के भेष में इसलिए आया हूँ क्योंकि पद पे बैठे हुए पदाधिकारी, हम जैसे आरटीए कार्यकर्ता, हम जैसे सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति, हम जैसे कुछ और लोग जो मीडिया तंत्र हैं, जो कि गोदी मीडिया से अलग जनता की सच्चाई, जनता की प्रॉब्लम सामने रखते हैं और तथ्य निकाल के जब न्यायाधीश के समक्ष पहुंच जाते हैं तो पद पे बैठे हुए पदाधिकारी हमको कॉकरोच कह देते हैं। देखिए, जनता का विश्वास यदि न्यायालय से हट जाएगा तो फिर क्या होगा, लोकतंत्र कैसा रह जाएगा। आज मैं नगर निगम पहुंचा हूँ यमुना जी के लिए, माँ यमुना के लिए। माँ यमुना वृंदावन स्थित केसी घाट से पहले एक खुलेआम नाला यमुना जी में घुस रहा है और वहीं हम लोग ब्रजवासी यमुना जी को चरण अर्पण करते हैं, आचमन करते हैं। मथुरा वृंदावन में जितने भी अवैध नाले, गंदे नाले गिर रहे हैं, देखिए इसमें कानून है, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 ये साफ साफ कहता है, इस कानून के तहत बिना अनुमति के प्रदूषित पानी या सीवेज को नदी में जल स्रोत में छोड़ना अपराध है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई का सीधा निर्देश दे रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये संस्थाएं उद्योगों और नगर निकायों पर निगरानी रखती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और एनजीटी ने भी साफ किया है कि यमुना नदी या गंगा नदी, किसी भी नदी में सीधा सीवरेज और नाला खोलना ये अपराध माना जा सकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आगरा में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान तेज कर दिया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में अब तक करीब 10,000 चालान किए गए हैं और 270 वाहनों को सीज किया गया है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देश पर डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार के नेतृत्व में शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभियान के दौरान चौराहे के 50 मीटर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बोडला, रामबाग, बिजली घर और मधु नगर जैसे इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। आपको बता दें, डीसीपी ट्रैफिक ने लोगों से भीषण गर्मी में जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील भी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देश में आगरा में यातायात व्यवस्था और अवैध अतिक्रमण मुक्त को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डीसीपी सोनम कुमार हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ विशेष अभियान है, क्या कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं? देखिए, जैसे जैसे मेट्रो का कार्य समाप्त होता जा रहा है, काफ़ी जगह मेट्रो आपको यातायात में सहूलियत महसूस हो रही होगी, परंतु भीषण गर्मी है और चौराहों पे खास करके ये देखा जा रहा था कि जाम की थोड़ी स्थिति बनती है कभी। उसको लेकर के जो चौराहे हैं उनसे 50 मीटर तक किसी भी तरह कोई अतिक्रमण न हो, इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। 18 तारीख से अभियान चल रहा है। इसमें हम लोगों ने कई चौराहों तिराहों पर ये अभियान चलाया है, जैसे भगवान टॉकीज, बोदला, रामबाग, और अभी सीपी सर स्वयं मधुनगर चौराहे पे गए थे। कल हम लोग बिजली घर का जो चौराहा है वहाँ गए थे। इसके अलावा बसई तिराहे पर भी अभियान चलाया गया। तो इस क्रम में लगभग 10,000 से भी अधिक चालान की कार्रवाई हुई है, जो कि जिला पुलिस, सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर की है, और 270 वाहन सीज किए गए हैं। आगे भी इसी तरह से अतिक्रमण के विरुद्ध हम लोग अभियान चलाते रहेंगे। वहीं बिजली घर पर कल अभियान चलाया गया था, मार्किंग भी वहाँ पर की गई थी। क्या आगरा में ऐसे चौराहे कुछ सिलेक्ट किए गए या फिर सभी बड़े चौराहों पर ये कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आगरा में पहले से ही 10 चौराहे चिन्हित कर लिए गए थे 2-3 साल पहले ही, और उन चौराहों से हमने प्रारंभ किया है। पर जैसे यहाँ कंप्लीट होगा, बाकी चौराहों पर भी इस तरह से मार्किंग करके हम ये इंश्योर करेंगे कोई अतिक्रमण ना हो। वही जाम की सबसे बड़ा जो जाम की समस्या है, आगरावासी इससे जूझ रहे हैं। एमजी रोड पर प्रतिबंधित जो वाहन होते हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं समस्या देखी जाती है। ई रिक्शे की बात करें या फिर ऑटो की बात करें, हालांकि प्रतिबंधित हैं, उसके बावजूद भी ये एमजी रोड पर नज़र आते हैं। देखिए, एमजी रोड जो पूरा आगरा कमिश्नरेट है, इसको 4 जोन में हमने डिवाइड किया था, और उसमें से 2 जोन सिटी में पड़ रहे थे। इन दोनों के जोन के बीच का जो कम्युनिकेशन है, वहाँ पर ई रिक्शा आपको दिखेगा, और उसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे ई रिक्शा पे प्रतिबंध है, उसको भी हम कार्रवाई इस पे करेंगे। परंतु कंप्लीट प्रोहिबिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगरा को अगर हम एमजी रोड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है सिटी को, तो उस दोनों पार्ट को जहाँ कनेक्ट करने वाली आपकी सड़कें, वहाँ पर आपको ई रिक्शा वगैरह दिखते हैं। वहीं अवैध अतिक्रमण। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कौशाम्बी से है, जहां भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सुबह से ही तपिश बढ़ने लगती है, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लोगों का कहना है कि बारिश होने पर ही राहत मिल सकती है। प्रशासन ने लोगों को जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने, अधिक पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है। तो आपको बता दें, कौशाम्बी में भी हीट वेव को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज गर्मी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अयोध्या से है, जहां महिला अस्पताल में संदिग्ध शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। सीएमओ देवेंद्र कुमार और महेंद्र अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का प्रमुख कारण माना जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, मरीजों स्टाफ को सुरक्षित जो है वो निकाल दिया गया है। महिला अस्पताल में ये भीषण आग लगी है। माना यही जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। हालांकि जांच जो है वो लगातार जारी है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दमकल विभाग की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची और तुरंत आग बुझाने में सफलता हासिल की। हालांकि कारण यही माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। जो लोग अंदर थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो महिला अस्पताल में ये भीषण आग लगी, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। दिनांक 26 मई 2026 को जनपद अयोध्या के कोतवाली नगर अंतर्गत स्थित जिला महिला चिकित्सालय में प्रातःकाल 10:30 से 11:15 के मध्य में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। आग को तत्काल नियंत्रित कर लिया गया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत होता है। किसी प्रकार की कोई जन अथवा धन हानि प्रथम दृष्टया अभी तक नहीं मिली है। वहाँ पे थे तीसरे फ्लोर पे,
लिफ्ट के सामने वहीं पे लाइट वाइट दगना शुरू हो गया। बहुत तेजी के साथ दग रहा था, एकदम लाइट वाइट एकदम बहुत जोरों से दग रहा था और एकदम दरवाजे के सामने हम लोग के एकदम आग आ गया और कोई नहीं भाग पा रहा था। हम लोग वहीं फंसे हुए थे। फिर एक लोगों ने गैस सिलेंडर उठाया, उसी से बुझाया जाया, फिर गैस भी खत्म हो गया। सर मरीज के साथ में था, यहाँ 60 हो गया था तार, पूरा जनता भागने लगे, चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। कुछ आदमी इसमें रह गए, कुछ निकले, उसके बाद पूरा बाहर निकल गए। आया था दमकल बुझवाने के लिए, बंद हो गया और सारे लोग बाहर हैं। प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन चलिए शांत हो गई थी। चौथे फ्लोर पर सर्जिकल वार्ड में जो है एक शॉर्ट सर्किट से गैलरी में आग लगी थी, वार्ड के अंदर नहीं थी वो। और तत्काल हमारी जो है चिकित्सालय की टीम के द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से उसको काबू पा लिया गया है। अधीक्षक महोदया के द्वारा फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी गई थी, उनकी 2 गाड़ियां आ गई थी। एसपी साहब भी थे, मैं भी था, सभी लोग थे यहाँ पर। सबने मिलकर जो है टीम ने आग पर काबू पाया। और शहर की मैं सभी जनता जो भी यहाँ पे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा बहुत बहुत कि उन्होंने हमारे इस घटना के समय में उन्होंने पूरी तरह में सहयोग किया। किसी भी तरह की कोई जो है जनहानि मानहानि नहीं हुई। ये लगभग 10:40 पे एक कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली थी कि महिला जिला हॉस्पिटल जो है उसमें आग की है। जैसे क्योंकि हॉस्पिटल का मामला था, तत्काल हम लोगों ने 2 गाड़ियां मौके के लिए रवाना की और जैसे मुझे सूचना मिली तत्काल मैं भी मौके के लिए प्रस्थान हुआ। जैसे यहाँ पहुँच के जो पहली टीम आई, उन्होंने बताया कि 3rd फ्लोर पे जो जच्चा बच्चा वार्ड है उसमें उसकी जो गैलरी है वहाँ पे से AC डक्ट और वायरिंग एक केबल ट्रे से साथ साथ गुजर रही थी। उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से जो केबल का इंसुलेशन होता है, जो AC की डक्ट का इंसुलेशन, उसकी वजह से ब्लैक स्मोक जनरेट हुआ और सारे एरिया में स्मोक भर गया। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई, जहां पेट्रोल और ईंधन संकट को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की गई। आपको बता दें, जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह के नेतृत्व में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डालीबाग स्थित आवास से सभी न्यायिक अधिकारी साइकिल के जरिए न्यायालय के लिए रवाना हुए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और लोगों को वैकल्पिक परिवहन के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने संदेश दिया कि छोटी छोटी पहल से बड़े बड़े बदलाव संभव हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये पहल समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश मानी जा रही है। तो आपको बता दें, साइकिल से कोर्ट जो है वो न्यायिक अधिकारी पहुंचे। इस रैली का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो डालीगंज से ये पूरा टीम जो है साइकिल रैली के जरिए बाहर निकला, रवाना हुआ, जिस में ये संदेश देने की कोशिश की गई कि ईंधन बचाओ और पर्यावरण संजाओ। तो ये संदेश एक सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। आपको बता दें, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक अहम पहल माना जा सकता है, जहां सभी न्यायिक अधिकारी साइकिल के जरिए अपने दफ्तर के लिए रवाना हुए। ये रैली जो है वो निकाली गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये पहल समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश मानी जा रही है। तो ईंधन बचाओ पर्यावरण सजाओ के नारे के साथ ये साइकिल रैली अभियान जो है वो निकाला गया। न्यायिक अधिकारियों की ये साइकिल रैली जो है वो निकाली गई। साइकिल से कोर्ट पहुंचे ये सभी न्यायिक अधिकारी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां राज्य में तैनात 104 एसडीएम को प्रमोशन देकर एडीएम बना दिया गया है। नियुक्ति विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, लंबे समय से प्रतीक्षित इस प्रमोशन सूची के जारी होने के बाद प्रशासनिक महकमे में बदलाव देखने को मिला। हालांकि अभी इन अधिकारियों की नई तैनाती को लेकर आदेश अलग से जारी किए जाएंगे, यानी किस अधिकारी को कहां की जिम्मेदारी दी जाएगी, इसका फैसला आगे की सूची में तय होगा। प्रमोशन के इस फैसले को प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे जिले स्तर पर कामकाज और अधिक प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल सभी की नजरें अब नई तैनाती सूची पर टिकी हुई है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ईद उल अजहा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। एसीपी कोतवाली की अध्यक्षता में आयोजित पीस कमेटी बैठक में सभी समुदाय के लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। प्रशासन ने खुले में नमाज पर रोक लगाते हुए निर्देश दिए कि जरूरत पड़ने पर 2 शिफ्ट में नमाज कराई जाए। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सफाई, पानी और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए गए। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी निगरानी और लगातार पुलिस गश्त की व्यवस्था की गई है। आज पीस कमेटी की मीटिंग थाना विजयनगर पे की गई, जिसमें सभी संभ्रांत व्यक्ति और निश्चित आबादी क्षेत्रों से वार्ड मेंबर्स और पार्षद बुलाए गए थे तथा बिजली विभाग से टीम, नगर निगम से टीम भी बुलाई गई थी। सभी को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से मना ले, और यदि कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसे सबसे पहले हम लोग को कन्वे करें, पुलिस डिपार्टमेंट को बताएं और आपस में कोई भी ऐसा इशू ना बनाए जो भ्रामक हो या कोई बड़ी बात बन जाए। सभी को सौहार्द पूर्वक, प्रेम पूर्वक त्योहार मनाने के लिए बताया गया है, निवेदन किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। संत प्रेमानंद महाराज को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच बृहस्पतिवार को उन्होंने वृंदावन में अपने आश्रम के बाहर परिक्रमा मार्ग पर थोड़ी दूर तक पद यात्रा की, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए पहुंच गए। हालांकि वो पहले की तरफ पूरे रास्ते सौभरी वन तक नहीं गए। बताया जा रहा है कि 17 मई के बाद से उनका नियमित रूप से आश्रम से निकलकर सौभरी तक पद यात्रा करने का सिलसिला बंद है। तो वृंदावन में आश्रम के बाहर की सीमित पदयात्रा में प्रेमानंद महाराज ने अपनी यात्रा कंप्लीट की और उनके दर्शन के लिए भीड़ जो है वो देखने को मिली। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें, डीएम अमित आसेरी ने कहा कि बांदा प्रशासन लू से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग समेत सभी संबंधित टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। डीएम के मुताबिक अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया ताकि लू या गर्मी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को तुरंत इलाज मुहैया कराया जा सके। प्रशासन की ओर से लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। फिलहाल भीषण गर्मी के बीच प्रशासन राहत और बचाव के इंतजामों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। बांदा प्रशासन हीट वेव को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है और सक्रिय है। हमारी पूरी टीम जो है हीट वेव के मैनेजमेंट में एकदम लगी हुई है। सबसे पहले तो हमारे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उन सबको हमने अलर्ट पे रखा हुआ है। कहीं पर भी कोई ऐसी घटना आती है, किसी को उपचार की ज़रूरत होती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जलापूर्ति पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। जहाँ पर भी टैंकर्स में सुधार होना था गांव में, देहात में, उनको देख लिया गया है। जितना पेयजल की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था पर भी हम लोग पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। कहीं पर भी कोई शॉर्टेज होता है उसको तुरंत अटेंड किया जाता है। विद्यालयों में हम लोगों ने स्कूलों का टाइम परिवर्तित किया था, अब तो पूरी तरीके से हम लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं बच्चे, इन लोगों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हमारे ICDS के कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से ORS किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने गाँव में किया है। इसके अलावा हम लोगों के द्वारा सारे जितने भी हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको कूलिंग सेंटर्स डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारे वहाँ पर कोई भी आदमी 11 से 4 के बीच में अगर कहीं कोई हीट वेव में फंस जाता है तो किसी भी सरकारी बिल्डिंग में वो जाकर अपना रेस्ट कर सकता है। पानी वानी की व्यवस्था वहाँ पर है। और इसके अलावा हम लोग जन सहयोग से काफ़ी जगह पर प्याऊ चला रहे हैं, जो पब्लिक के सपोर्ट से भी चल रहे हैं और हमारे नगर पालिका और जो ग्राम पंचायत हैं उनके सपोर्ट से भी चल रहे हैं। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।